हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 6 सेम की सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बुक से चैप्टर प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। तो गाइस, आज की वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एंड गाइस, सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले अब हम इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम इंडिया की बात करें, डेवलपिंग कंट्री इंडिया की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर का बेसिकली क्या मतलब होता है? प्राइवेट सेक्टर का मतलब है वो सारे इंडिविजुअल यूनिट्स, वो सारी कॉरपोरेशंस जो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कह सकते हो ग्रुप ऑफ प्राइवेट पर्सनस जो है इसे ओन कर रहे हैं। ठीक है, एंड इनका जो मेन मोटिव है दैट इज़ प्रॉफिट इनका है। ठीक है, जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर पढ़ा था इन इंडिया, उसमें हमने देखा था कि जो पब्लिक सेक्टर है उनका जो मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, उनका होता है सोशल वेलफेयर। बट प्राइवेट सेक्टर का उल्टा है, इनका सोशल वेलफेयर का कुछ नहीं होता, इनका होता है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव इनका होता है। ठीक है, मतलब पहला मोटिव इनका प्रॉफिट ही होता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो गाइस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था गवर्नमेंट ने लाया था, उसमें से क्या किया था, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया था पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जो बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज थी जैसे रेलवे हो गया, कोल, आयरन, स्टील, डिफेंस गुड्स, वो रिजर्व कर दिए गए पब्लिक सेक्टर को। एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो थे वो किसके लिए छोड़ दिए गए? प्राइवेट एंटरप्रेनर्स के लिए। तो गाइस, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 17 जो इंडस्ट्रीज थी वो रिजर्व की गई थी प्राइवेट सेक्टर के लिए, एंड पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी 17 इंडस्ट्रीज। एंड प्राइवेट सेक्टर जो था उसे अलाउ नहीं किया जाता था कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो ये रिजर्व की गई हैं उनके अलावा वो कर सकते हैं। ठीक है, जो ये 17 इंडस्ट्रीज सेटअप की है ना पब्लिक सेक्टर के लिए, वो उसमें काम नहीं कर सकते। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आया, जिससे ये जो 17 इंडस्ट्रीज था जो पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजर्व था, 17 इंडस्ट्री से वो कम होकर 8 का हो गया। ठीक है, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए इंक्रीज़ हो गया था 1991 के बाद। एंड अब अगर प्रेजेंट डेट की बात करें, सिर्फ 2 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन है, बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई हैं। ठीक है, मतलब पहले कितनी थी? 17 थी 1956 में, एंड उसके बाद ये कम हो गई 8 हो गई थी। उसके बाद 1991 के बाद रोल ऑफ जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंक्रीज़ किया गया। अब एट प्रेजेंट सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए, ये कौन कौन सी है? रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, ग्रोथ पढ़ेंगे, कौन कौन से कारण हैं या फिर किस तरीके से ग्रोथ हुई प्राइवेट सेक्टर की इंडिया में। पहला है इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी इंडिया में। अगर हम ईयर 1957 की बात करें तो नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज थी वो 19,283 थी, जो 2020 में बढ़ के 11,97,566 हो गई थी। ठीक, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रो हुआ था नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ का। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। अब गाइस, न्यू अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है सेटअप होंगी, उनसे ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फैक्टर इनकम अर्न इन प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फैक्टर इनकम जो है इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, जो प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया था, जनरेटेड हुआ था, वो भी क्या हो रहा था? राइज हो रहा था। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा एक अनदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ का। 86 टू 1987 में सिर्फ 15 लाख जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो कंट्री में थी, जो बढ़कर 2007-8 में इंक्रीज़ हो गई थी 133.67 लाख। मतलब जो इससे हमें ये पता चलता है कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज इन प्राइवेट सेक्टर। जो बिग बिजनेस हाउसेज थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई आफ्टर इंडिपेंडेंस। वेरियस लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज जो थे वो इमर्ज हुए इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि रिलायंस, टाटा, बिरला, अदानी एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अभी हमने ग्रोथ पढ़ी, अब क्या कारण था कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो हुआ? ठीक है, पहला है पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो गाइस, जो इंडिया है वो सिंस इंडिपेंडेंस एक ऐसी इंडिया की ऐसी इकॉनमी रही है जो पॉलिटिकली सिक्योर्ड एंड स्टेबल होने के कारण जो ग्रोथ है प्राइवेट सेक्टर की वो क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट है यूनाइटेड मार्केट। यूनाइटेड मार्केट जो है इंडिया में, उसने ऑल्सो कंट्रीब्यूट किया है किसकी? प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को
जो मर्जर हुआ था प्रिंसली स्टेट्स यूनियन ऑफ इंडिया का, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर की जो मार्केट है वो क्या हुई थी, इंक्रीज़ हुई थी, एक्सपैंड हुई थी, जिससे प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को एक्सेलरेट किया गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हुई थी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिससे जो ज़मींदारी सिस्टम है, लैंड होल्डिंग है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग को इसे अबोलिश किया जाए एंड ग्रीन रेवोल्यूशन को फैसिलिटेट किया जाए, ताकि एग्रीकल्चर का जो कह सकते हो मार्केट वो इंक्रीज़ हो, फूड ग्रेन्स भी अच्छे हो, क्योंकि अगर हम किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण फूड ग्रेन की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर ऐसे जो रिफॉर्म्स है अगर गवर्नमेंट लॉन्च करेगी जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आए, ठीक है, एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो एक्सपैंड हो, तो इससे एग्रीकल्चर में थोड़ी डेवलपमेंट आएगी, एग्रीकल्चर एरिया में डेवलपमेंट आएगी। और गाइज इस एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगी एंड प्राइवेट जो सेक्टर है वो एक्सपैंड होगा, क्योंकि जो यही रॉ मटेरियल है, एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल से ही आगे प्रोडक्शन वगैरह होएगी, ठीक है। अगर ये इंक्रीज़ होगी तो प्राइवेट सेक्टर का कह सकते हो जो कंट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, एक्सपैंड होगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिशन। इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो लिमिटेड प्रोडक्शन प्रोवाइड करती थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए, एंड वो नहीं चाहती थी कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए। पर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसे कॉम्प्रीहेंसिव कवर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, जिससे इम्पोर्ट जो है वो आपके डिस्करेज किए गए, उस पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ ड्यूटीज़ लगाई गई, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाए गए, एंड एक्सपोर्ट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किए गए। तो गाइस एक्सपोर्ट्स के ज़्यादा होने से क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बाहर करेगा, क्योंकि उसे गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टैक्सेस कम लगाए जाएंगे। तो एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है वो तो होनी होनी है, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर वो ज़्यादा इंकरेज होगा कि अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे हमें इंसेंटिव्स के साथ साथ थोड़े टैक्सेस भी कम देने को मिलेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हेल्प। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट इंडस्ट्री को। काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे IDBI, ICIC, IFCI, SIDBI जो है कमर्शियल बैंक्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए ताकि क्रेडिट नीड्स जो है इंडस्ट्रीज़ की उसे पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इस पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के कारण भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, क्योंकि अगर जो पब्लिक सेक्टर है उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है, पर्टिकुलरली अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या कम्युनिकेशन एंड अदर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं प्राइवेट सेक्टर को, जिससे वो अपना काम है अच्छी तरीके से कर सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है इंडियनाइजेशन ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेज। इंडियनाइजेशन ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेज जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एंटरप्राइजेज जो वर्क कर रही हैं इंडिया में वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है गाइस आपका पॉइंट, अलोइंग इंडियन प्राइवेट कॉरपोरेशन सेक्टर टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया। 2008 एंड 9 में जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़ की बाय इंडियन कंपनी वो रेज़ की गई थी फ्रॉम 300% से लेके 400% तक उनकी नेट वर्थ के अकॉर्डिंग। पर अब अगर हम प्रेजेंट डेट की बात करें, इंडियन कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं आउटसाइड द इंडिया, एंड काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो मतलब इंडिया की बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं आउटसाइड द इंडिया, जैसे टाटा स्टील हो गई, इंडियन कंपनी है, जिससे क्या हो रहा है ये चीज़ फैसिलिटेट कर रही है किसकी ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर की। नेक्स्ट है कंडक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी। काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ रहा है जिससे जो प्राइवेट सेक्टर हैं उन्हें क्या किया जाए, इनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं उसे सेटअप करे, प्राइवेट यूनिट सेटअप करे, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी ग्रोथ हो और प्राइवेट सेक्टर की भी क्या हो, ग्रोथ हो। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की। पहला ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो गाइज अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑल कंपनीज़ की, 1957 में जो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज़ थी वो 19,357 थी, जो 2020 में बढ़ के 11,99,643 हो गई थी। नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़ की अगर हम बात करें, 1957 में सिर्फ 74 थी और जो 2020 में बढ़कर 2077 हो गई थी। उसके बाद नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो 1957 में आपकी 19,283 थी, जो बढ़कर 2020 में 11,97,566 हो गई थी। नेक्स्ट है शेयर इन GDP। 2013 और 12-13 में जो शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर था GDP में वो एस्टिमेट किया गया था 20.4%, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर का जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कितना था, 79.6%।
एंड इससे आप इस पॉइंट से पता चल सकता है कि ज़्यादा जो रोल है प्राइवेट सेक्टर का वो इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट है शेयर इन ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। 2011 एंड 12 में पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो नियरली 21.9% था ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर का था 78.1। इससे भी पता चल रहा है कि ज़्यादा रोल या सिग्निफिकेंट रोल किसका है, प्राइवेट सेक्टर का। नेक्स्ट है प्लेस इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ने क्लियरली डिफाइन किया था कि 17 जो हैवी इंडस्ट्रीज थी वो प्लेस की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए। उसके बाद ये कम हो गई, 8 हो गई थी, और एट प्रेजेंट 2 इंडस्ट्री सिर्फ रिजर्व की गई हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, जो एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे एनर्जी है। उसके अलावा सारे जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो किसके लिए ओपन कर दिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए। लास्ट पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग प्लान। प्रियोर टू 7th प्लान की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक सेक्टर में थी जो वो उसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बट आफ्टर 7th प्लान के बाद प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल प्रूफ हो। तो इन केस में अभी हमने जो ये पढ़ा रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, इसमें हमने जो ये 5 पॉइंट्स पढ़े, इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर का दोनों की हमने एडवांटेजेस कह सकते हो एक तरह के, इंपॉर्टेंस पढ़ी, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो किसकी है, प्राइवेट सेक्टर की है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो है हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या कह सकते हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, जो गाइस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पार्ट 2 की वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस इंपॉर्टेंट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इस चैप्टर के लिए आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना पड़ेगा @simplified study official, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।